अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े, सबसे तारीखी इंडस्ट्रियल एरिया में, और वो है साइट, यानी साइट एसोसिएशन के दफ्तर के अंदर इस वक्त मौजूद है। और हमारे साथ साइट इंडस्ट्री से वाबस्ता बहुत जबरदस्त कारोबारी शख्सियात इस वक्त हमारे साथ है। पैनलिस्ट में मेरे राइट जानिब भी, मेरे लेफ्ट जानिब भी साबिक सदूर मौजूद हैं, और मेरे सामने भी जो है साबिक सदर और मुख्तलिफ ओहदों पर रहने वाले लोग साइट एसोसिएशन के अंदर और साइट एसोसिएशन में जिनके कारोबार हैं वो लोग मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे कि डिजिटल ट्रांजैक्शन के हवाले से सबसे पहले तो कि 2.5 लाख से ऊपर की पेमेंट क्या ये कबूल करते हैं कि वो जो है इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटली जो है वो ट्रांसफर हो, या फिर ये समझते हैं कि चेक का जो सिलसिला जो दुनिया भर के अंदर जब चेक एक्सेप्टेबल है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता, और वो चेक का सिलसिला ठीक था, और अगर उसमें कहीं कोई मसला है तो वो कैसे ठीक हो सकता है। दूसरा, क्योंकि हम साइट एसोसिएशन में आए हैं तो यहाँ पर साइट के जो मसाइल हैं, क्योंकि मैं भी जब यहाँ आज पहुंचा हूं तो बेइंतहा मुश्किल से पहुंचे हैं। जो ट्रैफिक का हाल है, जो सड़कों का हाल है, वो बहुत बुरा है, तो ये कैसे ठीक हो सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आगाज करते हैं, जुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं बिजनेसमैन ग्रुप के और पैटर्न इन चीफ हैं साइट एसोसिएशन के, और मौजूदा सदर जो अब्दुल रशीद साहब हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे ही बात होगी, लेकिन पहले हम जुबैर मोतीवाला साहब आपसे बात करेंगे। सर, डिजिटल ट्रांजैक्शन के हवाले से आपकी क्या राय है? सर देखिए, इस बात को करने से पहले हमको एक 2-4 और बातें देखनी चाहिए। पहले हमको ये देखना चाहिए कि टैक्स पेयर हैं कितने। ठीक है, इस मुल्क के अंदर जहाँ 22 करोड़ लोग रहते हैं वहाँ 22 लाख लोग टैक्स पेयर हैं। तो अब अगर टैक्स पेयर की तादाद अगर आपकी इवन नॉट 1% है या लेस देन 1% है, तो आप इसको किस तरह से आप इसको काम करेंगे और कैसे काम ये होगा और ये कैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन के पास जाएंगे। देखें, डॉक्यूमेंटेशन पाकिस्तान के लिए जरूरी है। हमको FATF और नो FATF डॉक्यूमेंटेशन इज अ गुड थिंग, ये होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको जो है ना एक क्लाइमेट क्रिएट करना पड़ेगा, एक इनेबलिंग एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा, एक ऐसे माहौल को बनाना पड़ेगा जहां सब लोग इसके अंदर आए। डॉक्यूमेंटेशन में जब तक लोग नहीं आते, आप ये बात कर रहे हैं डिजिटल ट्रांसफर की, डिजिटलाइजेशन की। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, गवर्नमेंट से, मैं IBR से सवाल पूछता हूँ आपकी तवज्जुह से, कि कितने लोग चेक से पेमेंट करते हैं? यहाँ तो कैश की ट्रांजैक्शन हो रही है। आप पहले तो आप चेक की खत्म करके इसकी बात करने की जा रहे हैं। पहले तो आप चेक को तो खत्म कराएं, चेक के ऊपर तो लोगों को ले आए। आज चेक क्या होता है? चेक इज अ बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। जब आप आज से पहले जब भी हम बात करते थे तो ये इस बात पर जोर देते थे कि जब आपका जो भी ट्रांजैक्शन है वो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट से होना चाहिए। एंड बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? चेक है। वो चेक ही बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है। जब आपका चेक गया और उसके बाद वो डिजिटली ही ट्रांसफर होता है। जब आप उसके चेक आप किसी बैंक में देते हैं तो वो क्या हाथ से लिखता है? नहीं, लेकिन उसमें सर ये है ना कि वो चेक पे नाम है या नहीं है, वो चेक कैश का है या चेक नाम का है, तो फिर वो होगा इस तरह से। लेकिन अगर कैश का चेक है, उसमें नाम नहीं है, तो फिर वो आगे रोटेट करता जाएगा। इस वक्त जो आ रहा है, जो लॉ आ रहा है, वो ये आ रहा है कि आप चेक की बजाय डिजिटली ट्रांसफर करें अपने अमाउंट्स को। ठीक है, अगर आप कैश के चेक की बात करते हैं तो वो आगे भी चलते रहेंगे। और ये अब 2.5 लाख रुपए की लिमिट तो कुछ भी नहीं है। यू कांट हैव दिस काइंड ऑफ लिमिट। इसमें जहां 137 रुपए का पेट्रोल है, जहां 80 रुपए का आटा है, वहां आप 100, और जहां आपके इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस हैं वो कहां के कहां पहुंच गए। 2.5 लाख रुपए तो एक एवरेज औसतन घर का, मिडिल क्लास घर का खर्चा है आज महीने का। आप इसकी जब बात करते हैं तो ये तो मुनासिब। देखिए, कोई काम करना चाहिए, लेकिन उसको करने के लिए उसके जो है इसके ऊपर होमवर्क पूरा होना चाहिए। सर, इसमें एक चीज और भी है ना कि अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर में बात करते हैं या मेजॉरिटी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर बात करते हैं, जब वो अपने लोगों को सैलरीज दे रहे होते हैं तो वो अब आज चेक नहीं दिए जा रहे। आज तो एक चेक जो है वो दिया जाता है बैंक को, और उसके बाद सारे अकाउंट्स के अंदर जो है वो डिजिटल ही ट्रांजैक्शन होती है। तो ऑलरेडी जो लोग बड़ी तादाद के अंदर जो टैक्स नेट के अंदर मौजूद हैं वो इस वक्त किसी न किसी सूरत में डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। वही 22 लाख लोग हैं ना जी, इससे बाहर तो कोई नहीं है। 22 लाख लोगों में सैलरीड क्लास भी आ गया। जब आपसे 22 लाख कहता हूँ, उसमें सबसे मेजोरिटी तो सबसे बड़ी सैलरीड क्लास की है। तो वो ये जितने भी ट्रांजैक्शन हैं जो हो रहे हैं उनको दोबारा एम्फेसाइज करने की, दोबारा उसको रीवैलिडेट करने की क्या जरूरत है? जब आप उसको करना चाहते हैं तो पहले आप डॉक्यूमेंटेशन, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करें। जब इकोनॉमी डॉक्यूमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली जो है ना चीजें आगे बढ़ेंगी और डिजिटलाइजेशन की तरफ लोग जाएंगे। जैसे आपने खुद कहा, आपने यही बात करने वाला था कि देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जितनी सैलरीज दी जाती हैं एक मुकर्रर हद से ऊपर
وہ جب ویجز کو آپ چھوڑ دیں, سیلریز کو تقریباً کارپوریٹ سیکٹر کے اندر سیلریز جو ہیں وہ ڈیجیٹلی ٹرانسفر ہوتی ہیں یا چیک کے ذریعے دی جاتی ہیں. وہ تو آج بھی اٹ از اے پریکٹس, آج بھی ہو رہا ہے. تو جب ایک چیز آج بھی ہو رہی ہے تو اس کے اندر نئی بات کرنے کی ایسا ہو گیا. اور آپ مجھے دوسری ایک بات بتائیں, اس ملک میں دکانیں کتنی ہیں؟ آپ ڈیجیٹل ٹرانسفر کے اوپر جا رہے ہیں, پہلے سیلز ٹیکس میں تو لوگوں کو رجسٹر کریں. جو ریٹیل سٹیج کے اوپر جو سیلز ٹیکس ہے جو بات ہم کر رہے ہیں, جو آپ نے اوور برڈن کیا ہوا ہے مینوفیکچرنگ سیکٹر کو, اس کے اوپر تو تھوڑا سا کم کرنے کی بات کریں. یہ جو چیزیں ہیں یہ اگر آپ ڈیجیٹلائز کر بھی لیتے ہیں, وڈ دیٹ بینیفٹ دی کنٹری, وڈ دیٹ بینیفٹ, وڈ دیٹ انکریز. بالکل یہی سوال ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں. رشید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. تو رشید صاحب پریزیڈنٹ ہیں سائٹ ایسوسیشن کی. سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ آج ہم پہلا پروگرام کر رہے ہیں, آپ کا نیا ٹینیور اسٹارٹ ہوا ہے, اس پر آپ کو مبارکباد بھی. سر آپ فرمائیں کہ جو انڈسٹری کی بات ہو رہی ہے, جو آلریڈی جو 22 لاکھ یا کچھ تھوڑا جب سال آگے بڑھتا ہے تو یہ تعداد تھوڑی بڑھتی بھی جاتی ہے, 25 لاکھ تک چلیں پہنچ جائے گی, ہو سکتا ہے 30 لاکھ میں بھی پہنچی ہے. تو یہ لوگ تو ٹھیک ہے انوالو ہیں اس کے اندر, لیکن گورنمنٹ ان لوگوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے. اور پھر بہت سارا کاروباری طبقہ, مختلف بازار ہمارے مارکیٹ کے اندر موجود ہیں جہاں پہ کیش یا چیک جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب یہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں. رہا سوال یہ کہ پہلے ڈاکومنٹیشن جب تک ہم کمپلیٹ نہیں کریں گے تو کوئی کام ہو نہیں سکتا. 22 لاکھ لوگ کے اندر میں سمجھ رہا ہوں کہ 60% تو جو ہے سیلری دینے والے ہیں. تو سیلری دینے والے ہیں کہاں پر؟ تو پہلے ان کو تو نیٹ ورک میں لائیں تو پھر سارے کام آستے آستے سیدھے ہو جائیں گے. مثال کے طور پر جوڑیا بازار کی ہم بات کرتے ہیں, ڈانس ہال کی بات کرتے ہیں, یا ہم جو کوئی بھی پروڈکٹ ہے جب وہ مارکیٹ سے اٹھتی ہے, یا کسانوں کی ہم بات کرتے ہیں جب وہاں سے مال اٹھتا ہے, بیچ میں جو لوگ آ جاتے ہیں, یہ سارا معاملات جو ہیں یہ اوپن کیش کے اوپر چل رہے ہیں. دیکھیے اب سے نہیں چل رہا ہے, یہ سال سے چل رہا ہے, بہت ٹائم ہو گیا اس کو, اور ابھی تک ہم اس کو سیدھا کر نہیں سکے ہیں. جب تک آپ سیدھا نہیں کریں گے, اکانومی کو سیدھا نہیں کریں گے, تو یہ سب کچھ ہو نہیں سکتا. یہ تو بات کا معاملہ ہے ڈیجیٹل کا. تو بس آپ ہم ہی نہیں ہیں کہ ڈیجیٹل کی طرف جو بڑھا ابھی نہیں. 2,40,000 کے ٹرانزیکشن ہوں گے, 2,50,000 کے نہیں ہوں گے, 2,49,000. وہ تو ہمیشہ ہم جو اس کا توڑ سوچتے ہیں. یہ جو ہے یہ بات جو ہے نا, یہ بات کرنی ہے, پہلے آپ اپنے آپ کو ڈاکومنٹ کریں, پھر اس کے بعد ہی کام. جی جاوید البانی صاحب آپ پاس پریزیڈنٹ ہیں, آپ بتائیں آپ کی کیا رائے اس حوالے سے. سر دیکھیے پاکستان میں کارپوریٹ سیکٹر ٹیکس نیٹ میں کتنا ہے اور نان کارپوریٹ سیکٹر ٹیکس نیٹ میں کتنا ہے, آپ کو یہ دیکھنا چاہیے. اور آپ کو دیکھیں جو کارپوریٹ سیکٹر میں جو لوگ آتے ہیں یا کارپوریٹ سیکٹر جو ڈیولپ ہوتا ہے, وہ نیچے سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے پروپرائٹر سے, پارٹنرشپ سے پرائیویٹ لمیٹڈ جب آتا ہے تو کارپوریٹ میں آ جاتا ہے. وہ پیدائشی کارپوریٹ میں بہت کم لوگ آتے ہیں ڈائریکٹلی. اب آپ نے جو یہ اسکیم بنا رہے ہیں, آپ کارپوریٹ سیکٹر کو دیکھ کے بنا رہے ہیں. دیکھیے اور جس کنٹری کے اندر یہ سسٹم چل رہا ہے اس کنٹری کے اندر ٹیکس نیٹ میں لوگ کتنے یہ دیکھنے چاہیے. آپ کسی کو کاپی کرتے ہو تو اس کی ہر چیز دیکھتے ہو کہ اس کے اندر کیا ہے اور ہمارے اندر کیا فرق ہے. اس کو ہم کاپی کر رہے ہیں تو ہم یہ چیز کر سکیں گے. چیک کی جب بات کی جا رہی ہے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے, یا یہ پابندی لگائی جا سکتی ہے کہ بھائی آپ کیش کا چیک نہ دیں یا آپ اوپن چیک نہ دیں, آپ ہمیشہ نام کا چیک دیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جناب بیچ میں اکاؤنٹ پہ ہی ہونا چاہیے, بیچ میں 8-10 لوگ کراس ہو رہے ہیں, معاملہ ہی چینج ہو گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کیش کا چیک کوئی بندہ جا کے کیش نہیں لے سکتا, اس کو آئی ڈی کارڈ کی کاپی دینی پڑتی ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, آئی ڈی کارڈ کی کاپی تو دینی ہے, لیکن وہ بیچ میں جب وہ ٹرانسفر ہوا ہے یعنی مال کے بدلے وہ چیک گھوما ہے 6-7 لوگوں کے بعد, پوری چین پکڑی جائے گی. جس نے آئی ڈی کارڈ کی کاپی دی ہے وہ اس کو جب پکڑیں گے تو وہ خود ہی بتائے گا میں نے اس سے لیا. پکڑیں گے کیا, وہ تو اپنا بتائے گا نا. اسی لیے یہ سسٹم کیا گیا تھا. آئی ڈی کارڈ کی کاپی پہلے نہیں تھی, آئی ڈی کارڈ کی کاپی کری اسی لیے گئی تھی کہ پوری چین ہاتھ میں آ جائے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ہمارے یہاں ہر سال کوئی نئی باتیں ہوتی ہیں. ایک زمانے میں بولا ٹریول ہسٹری نکالو, ہم ٹیکس نیٹ میں لوگ لائیں گے. ایک زمانہ آیا کہ گاڑیاں جو ہیں بڑی سائز کی, کس کے پاس گاڑیاں ہیں 1400-1800 سے بڑی, تاکہ ہم ان کو ٹیکس نیٹ ملیں گے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں, اس زمانے میں جب گاڑیوں کی سروے کی تھی نا تو ٹیکس نیٹ میں جو لوگ تھے ان کے پاس بڑی گاڑیاں نہیں تھی, جو ٹیکس نیٹ میں لوگ نہیں ہیں ان کے پاس بڑی گاڑیاں تھیں. کمال کی بات یہ ہے, آپ جس ایریا میں بیٹھے ہیں یہ ایریا کے جو لوگ ہیں, آپ مجھے بتائیں امپلائمنٹ یہ دیتے ہیں, فورن ایکسچینج یہ کما کے دیتے ہیں, اور ٹیکس نیٹ میں یہ پورے عوام ہماری اس ملک کی قیمتی ہے. ہر آدمی کی اپنی اپنی حیثیت ہے, مگر حیثیت میں بھی ایک لیول ہوتا ہے کہ یہ اس لیول کا آدمی ہے, یہ اس لیول کا, یہ اس لیول ہے, اس کی حیثیت یہ. تو ٹیکس نیٹ میں جو اس ایریا کے لوگ جو امپلائمنٹ دیں, فورن ایکسچینج کما کے دیں,
اور ٹیکس نیٹ میں ادھر آپ خود بتا رہے ہیں کہ مجھے اس ایریا میں آتے ہوئے اتنی پریشانی ہوئی. آپ مجھے یہ بتائیں پر ایکڑ یا پر اسکوائر یارڈ آپ ایریا دیکھیں تو ٹیکس نیٹ کا ملک کا سب سے بڑا 2 ارب کی ایکسپورٹ ہے یہاں سے, $2 بلین کی ایکسپورٹ ہے. جی بالکل, سائڈ آپ مجھے یہ بتائیں اور یہاں کا کیا حال ہے. بالکل بہت برا حال ہے, اور اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے کیونکہ یہ بہت اہم لوگ سائڈ ایسوسیشن کے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایک جگہ جمع ہیں, یہ بھی ایک بڑی بات ہے. تو یہ اس لیے بھی جمع ہے تاکہ انہیں درد ہے اپنے علاقے کا, اس کے لیے بھی ہمارے پروگرام کے ذریعے آواز اٹھانا چاہتے ہیں. ضرور اس پہ ہم جانیں گے اور یہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. بریک کے بعد سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اس لیے آج ہمیں سائٹ ایسوسیشن آف انڈسٹری میں ایک بڑی تاریخ ہے سائٹ انڈسٹری کی, اور ایک ماڈل یہ انڈسٹری ہمیشہ رہی ہے. بلکہ ایک وقت تو ایسا تھا کہ جب کراچی کیپٹل تھا اور آغاز ہوا اس سائٹ انڈسٹری سے, تو دنیا بھر کے لوگ جو ہے اس کو ایز اے ماڈل انڈسٹری دیکھنے کے لیے آتے تھے. اس پر بھی ہم یقینی طور پہ بات کریں گے, لیکن جو ہم نے موضوع اٹھایا ہوا ہے, سلیم پارک صاحب آپ فرمائیے, پاسٹ پریزیڈنٹ ہیں, کہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں پیز اکاؤنٹ کی جو بات ہوئی, آئی تھنک اٹ شوڈ ریزالو دا پرابلم. اور دوسرا کیا ہے, ڈیجیٹائزیشن وغیرہ سے ایس ایم ایز جو ہیں یہ کس طرح کوپ اپ کریں گے؟ یہ تو سب سے زیادہ ہرٹ ہوں گے اس کے اندر, بیکاز ان کے پاس نا اسٹاف ہے اتنا, ویسے ہی سیلز ٹیکس کے ایشوز, دوسرے ایف بی آر کے ایشوز. اب یہ نیا پینڈورا باکس ان کے لیے کھلنے جا رہا ہے. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو بھی نیا ایف بی آر کا چیئرمین آتا ہے وہ یہ ٹھان کے آتا ہے کہ میں نے ایسی کو نئی چیز کرنی ہے جس سے میری واہ واہ ہو جائے. اس میں سر ایک سوال اور اٹھتا ہے, مثال کے طور پہ آج آپ سے میں کسی قسم کا کوئی بھی پروڈکٹ لے رہا ہوں, کوئی مال خرید رہا ہوں, اور میں کہتا ہوں جناب کہ میں آپ کو 10 دن بعد پیمنٹ کروں گا, اور اس کی شورٹی کیا ہوتی ہے, میں آپ کو چیک دیتا ہوں 10 دن بعد کا یا 1 مہینے بعد کا پوسٹ ڈیٹڈ چیک جو ہوتا ہے. ڈیجیٹل ٹرانزیکشن میں ایسا نہیں ہے. ڈیجیٹل ٹرانزیکشن میں جب کروں گا تو اسی وقت ایٹ دا اسپاٹ مجھے کرنی ہوگی. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ آ جائے گا کہ لوگ جو ادھار پہ یا ایک پرائر کمٹمنٹ پہ چیزیں لیتے ہیں, تو یہ سرکولیشن جو بنی ہے یہ کہیں رک تو نہیں جائے گا اس سے؟ ان مائی اوپینین دے ول رائلی فیل, بیکاز یہ سارا ٹرسٹ پہ بھی کام ہوتے ہیں, زبانوں پہ کام ہوتے ہیں, اور کراچی میں تو بات زبان پہ کام ہوتے ہیں. چیک بھی کیا چیز ہوتا ہے یہ مطلب ہے کہ اور کون سی کنٹری نے ایسا کیا, ہمیں بتائیں, اس کی سکسیس سٹوری تو بتائیں کہ کہاں ہوا یہ پہلے. تو میرا تو خیال ہے دے آر باؤنڈ ٹو فیل. ٹھیک ہے, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے زبیر موتی والا صاحب, کیا آن بورڈ لیا گیا ہے آپ لوگوں کو اس حوالے سے گورنمنٹ نے؟ دیکھیں ہم کو آن بورڈ ایسے لیا گیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد میں ہماری میٹنگ ہوئی. جی, چیئرمین ایف بی آر شوکت ترین صاحب فائنانس منسٹر, حماد صاحب انرجی منسٹر, رزاق داؤد صاحب کامرس منسٹر, اس ساروں کے سامنے یہ بات ہوئی کہ ہم اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹ کیے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے, ہم کوئی کام کریں گے نہیں. اور شوکت ترین صاحب نے چیئرمین ایف بی آر کو بولا کہ آپ ہر مہینے میں 1 دفعہ کراچی چیمبر کے آپ وزٹ کریں گے اور وہاں جتنے بھی معاملات ہوں اس کو آپ حل کریں گے, ٹھیک ہے. اور یہ اور میں یعنی فائنانس منسٹر ول وزٹ کراچی ایوری 90 days. لیکن اس سبجیکٹ پہ تو فوکس یہ ساری باتیں اس کے اندر ہیں. اب اس کے اندر جب بات کی, اب یہ بات ہو گئی, اب انہوں نے پہلا کام کیا شوکت ترین صاحب امریکہ گئے, ایک نیا نوٹیفیکیشن آ گیا, withdrawing the previous notification of not entering into the bank accounts of the businessmen. انہوں نے کہا تھا یہ نہ فریز کریں گے نہ کچھ کریں گے, اور آپ کا جو ہے نا ایف بی آر کا چیئرمین اجازت دے گا, اس کے بعد اس کو ہم ہاتھ لگائیں گے اور 24 گھنٹے پہلے سی او کو انفارم کریں گے. دس از دا پریویس نوٹیفیکیشن. اب انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن کو withdraw کر لیا, دیٹ مینس ناؤ دے کین انٹر انٹو آور بینک اکاؤنٹ. پہلا کام انہوں نے 5 دن کے بعد ہماری میٹنگ کے بعد یہ کیا. تو کنسلٹیشن کی جو ہے نا وہ پوزیشن یہ ہے کہ نہ اس کے اوپر نہ اگلے کسی کے اوپر کنسلٹیشن کا اصل. میں آپ کے پروگرام سے ان کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں, چیئرمین ایف بی آر کو بھی, کہ دیکھیں جب آپ ہم سے کنسلٹ کریں گے تو شاید ہم اس کی موڈالٹیز کو بہتر کر سکیں اور آپ کو ایسا طریقہ کار بتا سکیں جو میجورٹی آف دا پیپل کو ایکسپٹیبل ہو. یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر گراؤنڈ پہ آپ ہیں, بالکل ہم اس کو کروا دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. یونس بشیر صاحب, آپ سابق صدر ہیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے, سابق صدر ہیں سائٹ ایسوسیشن آف انڈسٹری کے, آپ کی کیا رائے ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کے بارے سے؟ دیکھیں آج تک انہوں نے جو ہے 20% گورنمنٹ نے رکھا ہوا ہے کہ 17% جو ہے وہ رجسٹرڈ ٹیکس پیئر جو سیلز ٹیکس رجسٹرڈ ہے وہ پیمنٹ کرے گا اور 20% وہ کرے گا, اور 17% والا جو ہے وہ ٹوٹل بینکنگ ٹرانزیکشن ہوگی. اب مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے خود ان رجسٹرڈ آدمی رکھا اور ان سے 20% آپ لے رہے ہیں, تو آپ چیک کا یا آن لائن ان سے آپ کراس چیک تو لے نہیں سکتے, نہ ان کو کراس چیک آپ دے سکتے ہیں. ڈیجیٹل جو ہے نا وہ آپ کیسے ان کو دے سکتے ہیں؟ بات اصل یہ ہے اصل میں کہ یہ
ऑल ऑफ सडन एक कोई वो कहते हैं ना रात को एक चीज दिमाग में आती है, ख्वाब में देखा, सुबह इन्होंने अनाउंस कर दिया। एक चीज आप प्रैक्टिकली पहले एक चेन तो कंप्लीट करें। ये चेन कंप्लीट ना होने की वजह से आपको पता है कि इस वक्त इंडस्ट्री जो है ना, इस सेल्स टैक्स की वजह से तबाह हो रही है। लोकल सप्लाई करने वाले लोकल मैन्युफैक्चरर जो है, उनकी इंडस्ट्री आप जाके देखें, इस वक्त 8 घंटे भी नहीं चल रही। वजह यही है कि इन्होंने जो सेल्स टैक्स सिस्टम किया हुआ है, ये सेल्स टैक्स इंडस्ट्री पे जब आपने रिफंड करना है, आप उसको इंडस्ट्री को सेल्स टैक्स खत्म करें। दुकानों पे आप जो छोटे दुकानदार हैं उनके इलेक्ट्रिक पे आप सेल टैक्स लगाएं, और बाकी टियर 1 का जो पीओएस का जो है पॉइंट ऑफ सेल का जो सिस्टम है वो लगाए 4 और 5%। सर मैं तो अभी कल यकीन जाने में एक मिठाई की शॉप में मिठाई लेने गया, तो उसमें भी मैंने बिल देखा तो वो लगा हुआ था, सेल टैक्स लगा हुआ था। कोई भी प्रोडक्ट यानी लेने जा रहे हैं जहाँ पहले आप टैक्स नहीं देते थे, वहां पे आप लाजमी जो है अब टैक्स दे रहे हैं। वैसी ही बेनता महंगाई है, और प्लस जब ये ऐड हो जाता है तो आप सोचें अरे मैं कहाँ आपको पहुंच बताऊं, जाता आप है। इसकी बात करते हैं, आपके पास जो एक सिस्टम निकाला जी, प्राइस प्रिंट होनी चाहिए। हाँ। अब ये हुआ है कि जब आप प्रिंटेड प्राइस की कोई चीज आप सुपर स्टोर से लेने जाते हैं, वो लगाते हैं जहाँ पे कैश रजिस्टर पे ना, तो प्राइस सेल टैक्स लगा होता है, इसके बाद सेल टैक्स खुद और दूसरा लगाते हैं। ये हाल है हमारे यहाँ इस मुल्क का। तो आप ये मुझे बताया कि डिजिटल जो है करेंसी का या उसका करेंगे, वो किस तरीके से अमल में आ सकता है? आपने खुद लोगों को वो दिया है, मौका दिया है कि आप टैक्स में ना आए। 20% वाला आपने सिस्टम क्यों रखा? आज 2 साल हो गए, आप से लेके आए, आज तक आप चेंज कंप्लीट नहीं कर सके। चेंज कंप्लीट ना होने की वजह से लोकल इंडस्ट्री जो है ना वो बर्बाद हो रही है। ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। मजीद अजीज साहब, साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी हैं, बिल्कुल सीनियर आप क्या कहते हैं पर्सनैलिटी हैं जनाब बिजनेस कम्युनिटी के। हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है, बिल्कुल आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। फरमाइए सर, आपकी क्या राय डिजिटल ट्रांजेक्शन के हवाले से? डिजिटल, मैं बहुत फेवर में हूँ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एज अ होल। ठीक है, अभी मैं 2-3 दिन से कहीं तकरीरें भी कर रहा था फॉरेन के, उसमें तो ये बात कर रहा। लेकिन जहां आपके 2 निजाम चल रहे हो, जैसे अभी मेरे कुलीग्स ने बताया, एक चल रहा है कैश, एक चल रहा है फॉर्मल, एक इनफॉर्मल, एक रजिस्टर्ड, एक अनरजिस्टर्ड, तो आप ये कभी भी टेंडम में नहीं चलेंगे। और इसके लिए तरीकेकार ये होता है कि इसको स्लोली ले आना पड़ता है। डिजिटल सिस्टम तो आने का है ही, उसको तो आप रोक नहीं सकते। अभी जो बात लेकिन सर मॉडल जो है ना, आप तरक्याफ्ता मौलिक को देखते हैं ना, आप यूरोप को देखेंगे, आप अमेरिका को देखेंगे, आप दुबई में देखेंगे, वो मुल्क जो आपसे आगे हैं, वहाँ क्या हो रहा है इस वक्त? देखिए ये वहाँ अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रही है तो चेक अपनी जगह मौजूद है। हाँ। और चेक पर सख्त कवानीन, और वो पाकिस्तान में भी अब मौजूद है। तो अगर यहाँ पर भी, अगर यहाँ पर बल्कि उससे ज्यादा मुझे सख्त कवानीन महसूस होते हैं। अगर चेक बाउंस हो जाए तो फौरन आप जा सकते हैं, एफआईआर काट सकते हैं। बिल्कुल होगा कुछ नहीं, लेकिन काट सकते हैं। नहीं होगा सर। इसमें सख्त सजाएं हैं। तो मेरा मकसद ये है कि जिस कंट्री में एक अभी तक हम लोअर टियर पे हैं डिजिटलाइजेशन के, और अगर आप सीधा कहेंगे इधर आ जाएं, जिस तरह हमारे साथ क्लाइमेट चेंज में पहले हुआ, एनवायरनमेंट में हुआ था, उनको 100 साल लगे उस स्टेज पे पहुंचने के लिए। हमें कहते हैं कि रातों रात हो जाए। जिस तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17, वो अपनी तरफ से सोच रहे हैं। हमारी तरफ से हम जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसका एक परंपरा है, कल्चर है, ट्रेडिशन, तो उसकी थिंकिंग और होती है। तो आज एक किस्म का हो रहा है, आपके इजी पैसा वगैरह तो चल रहे हैं, तो एक किस्म का उस तबके तक जाके बड़ा आसान है कि आपने उसको भेज दिया, आपको लाहौर में पैसे मिल गए, मानशेरा में मिल गए। मैं ये कहूंगा कि हम लोग जो ट्रेड चैम्बर्स है, एसोसिएशन, वो जो जुबैर ने बात की, मैं तायद करूंगा कि भाई आप इसको बैठ के मोडेलिटीज को ऐसा करें कि जुबैर साहब आ जाएं, या सलीम पारेख साहब, या जावेद बिलवानी तो आ जाएंगे। वो लोगों को हमको अट्रैक्ट करना है कि वो भी इसी राह पे चलें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जबरदस्त ख्यालात जो हैं वो आवाम तक भी, और दूसरे जो ताजिर हमें प्रोग्राम देख रहे होंगे उन तक भी पहुंच रहे हैं, यहाँ ताजिर रहनुमाओं के और खासतौर पे हुकूमत के लिए। और नाज़रीन, अब ब्रेक के बाद हमारा लास्ट सेशन है, उसमें हम कुछ इस मौजू पर भी बात करेंगे डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए। उसके साथ साथ हमारा बड़ा जो गुफ्तगू का हिस्सा होगा वो साइड एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के हवाले से होगा। सवाल है पाकिस्तान का। इस पे आता हूं क्योंकि ये एक चल रहा था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे, तो उस पे मेरी एक छोटी सी बात ये थी कि
FBR ने एक एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट बनाई है जी। और ये जो आप बात कर रहे हैं चेक को आगे पास ऑन करना, जब आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे होते हैं तो आपने जो भी अपनी ट्रांजैक्शन करनी है तो इनपुट टैक्स लेने के लिए आपने तो अकाउंट पे ही पे बनाना लाजमी है। तो ये जितना भी खेल हो रहा है ये एक्टिव टैक्स पेयर के लिए तो हो ही नहीं रहा। तो वो वाला जो ऑलरेडी बाहर हैं वो तो ऑलरेडी उनके तो रूल्स ही अलग है ना। अब आप क्रिकेट पे उनको बेसबॉल के रूल्स कैसे अप्लाई कर देंगे? दे आर नॉट इवन पार्ट ऑफ द गेम। तो जो भी आप रूल्स बनाएंगे वो तो उनपे अप्लाई होंगे ही नहीं। तो नंबर 1 जो ATL पे हैं उनके ऊपर आप ये डालें या ना डालें उससे आपकी डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगी नहीं। तो एक तो ये बात हो गई कि ये एक इररेलेवेंट मेजर है ATL वालों पे। जहां पे आपने एग्जांपल दी कि जी हम जो अपने एम्प्लॉइज को पे करते हैं ऐसे आप कर लें, मगर उसमें ओनर्स हमारे ऊपर नहीं है। हम एक लेटर हेड देते हैं, एक चेक देते हैं, हम एक लेटर हेड देंगे, अपनी सारे सप्लायर्स की डिटेल दे देंगे, आप पास ऑन कर दें। ये सिर्फ मैटर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। अगर आपने उसको मुश्किल बनाना है तो आप बना दें, अगर अदरवाइज कंप्लायंस का कलेक्शन का इससे कोई फायदा नहीं होना। आप वो फैसिलिटी अगर अभी ओनर्स है एम्प्लॉइज का बैंकर्स पे, ठीक है, वो आपसे पूरी लिस्ट लेंगे, उनके अकाउंट खुलवाएंगे और फिर वो ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, साइट के हवाले से क्या आवाज उठाना चाहेंगे आप? जो हमारी सीनियर मैनेजमेंट ने एफर्ट लेके और सिंध गवर्नमेंट ने जो बजट दिया है उसके बाद देयर इज ए ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस जो कि काफी अरसे बाद हुई है। तो अभी भी बहुत काम बाकी है मगर काफी एफर्ट है, काफी कोऑर्डिनेशन है एंड वी आर होपफुल कि अगर इसी तरह एफर्ट और कोऑर्डिनेशन रहे, जैसे जावेद बिलवानी साहब ने कहा कि जी 2 बिलियन प्लस की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं इस सेक्टर की, और जहां ऑलरेडी 2 बिलियन प्लस की एक्सपोर्ट्स हैं तो ऐसे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ये लो लाइंग फ्रूट्स हैं, ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। ये आप बात करते हैं 11 जोन्स बनाएंगे इंडस्ट्रियल जोन CPEC में, ये तो सामने है ना। 2 बिलियन की हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, हमारा नाले का पानी बाहर आ जाता है, हमें आपने एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं दिया। बिल्कुल, आपने जबरदस्त आवाज उठाई। पहले इसको तो देख लें, फिर बाद में बात करें आगे जो आपने इंडस्ट्रियल जोन बनाने हैं। और ये जो आज आप कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट कुछ कर रही है, मसद बहुत देर की मेहरबान आते आते जो काम हो भी रहा है, ये पिछले 15-20 साल जो है बहुत बुरे गुजरे इंडस्ट्री के। मगर जो बात है ना, एसेंस जो है वो ये है कि आजकल पाकिस्तान ने अल्लाह का शुक्र है कि जी न्यूक्लियर डिटरेंट तो ले लिया, अगला डिटरेंट है आपका एक्सपोर्ट सफिशिएंसी। इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट कि अगर हम एक एक्सपोर्टिंग नेशन नहीं बनेंगे तो ये इसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कामरान अरबी साहब, आपकी जानिब बातें, आप क्या आवाज उठाएंगे साइड एसोसिएशन के लिए? साइड एसोसिएशन के हवाले से पहले तो साइड एरिया के हवाले से हम बात करेंगे। जैसे आपने खुद कहा कि आपको कितने 1.5 घंटा लगा यहाँ पहुंचने में। बिल्कुल। दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी काम शुरू हो चुका है और कुछ रोड बन चुके हैं, बट जैसा कि आपके सामने के भी रोड अभी बाहर एज ऑफ राइट नाउ भी काम चल रहा है, बन रहा है, और जितने लोग सामने बैठे हुए हैं, जितने लोग आपके राइट और लेफ्ट पे बैठे हुए हैं, ये सारी इन्हीं की मेहनत है। और एक साल की मेहनत नहीं, ये कई सालों की मेहनत है। इट हैज बिन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट अगेन जैसे आपने पहले कहा, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। आगे जिस पेस पे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहाँ काम हो रहा है, रोडों पे, सिर्फ रोडों का काम यहाँ पर नहीं है। एक सबसे बड़ा इशू जो है, जो कंप्लायंस के हवाले से जो सारा कुछ ये एक्सपोर्ट प्रमोशन के हवाले से करना चाह रहे हैं, वो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट के का भी एक बहुत बड़ा इशू है, जिसपे कभी काम होता है, कभी नहीं होता। यहाँ साइट एरिया में जो है इंडिविजुअल फैक्ट्रीज पे, इंडिविजुअल एक्सपोर्टर्स पे, इंडस्ट्री हाउसेस पे प्रेशर डाला जा रहा है कि भाई आप इन हाउस यहाँ पे एक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट लगाएं, बट किसी के पास यहाँ जगह नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। यहाँ पर मौजूद है एक कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की जगह भी मौजूद है, उसका प्रोजेक्ट भी हुआ है, सारा कुछ हुआ है, द ग्राउंड वर्क हैज ऑलरेडी बीन डन। व्हाट्स लेफ्ट इज द विल टू डू, टू एक्सरसाइज इट एंड टू गेट इट डन। ठीक है, एक्शन करना है। ठीक है जनाब, हमारे सामने भी ओहदेदारान मौजूद हैं साइड एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के। अब्दुल हादी साहब साबिक सदर हैं। हादी साहब, आप फरमाएं, क्योंकि आपके साथ हमने लास्ट ईयर एक प्रोग्राम किया था जहाँ की सड़कों पे हम घूमे थे और उसका बड़ा रिजल्ट भी मिला था। इसमें आपने बात की बहुत देर की मेहरबान आते आते, इसमें मैं ये कहूंगा उन्होंने देर आते आते नहीं की, अभी भी हम लाए उनको पीछे पढ़ के, धक्के खा के और हमारे सीनियर्स की एफर्ट से जबरदस्ती लेके आए यहाँ पे, और उसके बावजूद सिर्फ 1 अरब रुपए का उन्होंने सैंक्शन किया है फंड जो साइट की रिहेबिलिटेशन के लिए है। अब आप सोचे 2 अरब के डॉलर की एक्सपोर्ट करने वाला इलाका, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सबसे पुराना इंडस्ट्रियल एरिया,
उसको 1 अरब रुपए दे के इस तरह एहसान जताया जाए कि उसके ऊपर इतना बड़ा एहसान कर दिया और सारे मसले हल कर दिए, इस तरह से नहीं है। मैं आपके तवज्जुह से तो गवर्नमेंट को ये कहना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से इधर इट बी फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट, वो बहुत ज्यादा मसरूफ है मिनिस्टर्स के पास, और जितने भी हमारे मुताल्लिका लोग हैं उनके पास टाइम नहीं है इंडस्ट्रियल एरिया पे फोकस करने के लिए। तो ये काम हमारे जिम्मे कर दें, जिस तरह मैंने लास्ट इंटरव्यू में भी आपको कहा था, हम इस चीज को करने के लिए तैयार हैं। इसका एक सिस्टम बना दें, जिस तरह हम $2 अरब की एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें हम EDF में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। EDF फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड है ये, जो हम एक्सपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए खर्च होना चाहिए। तो जिस इलाके का जितना एक्सपोर्ट है उसके EDF का सर्टेन परसेंटेज उस इलाके को दे दिया जाए, उसी से हम अपनी डेवलपमेंट कर देंगे। ठीक है। यही बेस्ट सोल्यूशन है और इजी वे आउट है। ठीक है। इसमें गवर्नमेंट को ना तकलीफ और ये होगी। जरूरी नहीं कि सिर्फ इस इलाके की बात हो, हर इलाके जगह हो सकता है। जो इस इलाके का जितना एक्सपोर्ट हो रहा है उस हिसाब से उसको पूरे परसेंटेज पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल इस पे लागू हो तो सकता उसमें है। आपके इलाके भी ठीक हो जाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी, और हम 2 अरब से इजीली 4 अरब पे ले जा सकते हैं 2 साल के अंदर अंदर। इतना पोटेंशियल है हमारे पास। ठीक है। बट ठीक है अनफॉर्चुनेटली जी, जो हमारे सामने जो और Thank you. उहदेदारान मौजूद हैं, आपकी नजर में आपके ख्यालात या सवालात डिजिटल ट्रांजैक्शन के हवाले से या साइड एसोसिएशन के हवाले से? सेल टैक्स के एक्ट में ये मौजूद है, जो सऊद ने भी कहा कि भाई हम जो पेमेंट करते हैं इट हैज टू गो थ्रू अ बैंकिंग चैनल। हमको जो ऑडिट की नोटिस आती है उसमें यही हमको प्रूफ करना पड़ता है कि बैंकिंग चैनल से हमने पेमेंट की है। तो दोबारा एक चीज इन्वेंट करने की क्या जरूरत है? दूसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैंने अपनी लाइफ में नोट किया है पाकिस्तान के अंदर, कि उनको ही मारते हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, टैक्स पेयर्स हैं और कंप्लायंट है, उन्हीं को दोबारा नोटिस आती है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, स्पेशली हम मेमनों को, कि हमको डर लगता है। सही है ना, नोटिस आती है, इवन तो हम कंप्लायंट है फिर भी हमको डर लगता है और नोटिस आ जाती है। तो व्हाई डू वी हैव टू गो बैक एंड मेरे अब्बा मरूम कहते थे कि वी बिजनेसमैन आर इकोनॉमिक सोल्जर्स, तो वी आर सोल्जर्स। डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है। डिजिटलाइजेशन जो है वो बड़ा क्रिस्प वर्ड है, 0 और 1, इसके दरमियान में और कोई चीज नहीं होती। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं? हमारी तकरीबन हाफ ऑफ आवर नेशन इज अनबैंक्ड। हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम जो बैंक्ड हैं ऑलरेडी उनको भी अनबैंक करना है, इसलिए कि वो लोग तो कनेक्टेड है ही नहीं। तकरीबन हमारी जो डिजिटल डेंसिटी है, ये जो कनेक्शन है इंटरनेट के साथ, वो हमारी 1/3 भी कनेक्टेड नहीं है। तो गवर्नमेंट इससे क्या अचीव करना चाह रही है? जहां तक डिजिटलाइजेशन का सवाल है, तो हमारे जितनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है स्टेट बैंक के अपने अनाउंसमेंट और रिकॉर्ड के मुताबिक, वो सारी के सारे डिजिटलाइज्ड हैं ऑलरेडी एमनेट के थ्रू। तो फिर इससे अचीव, मेरे ख्याल में ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है, और एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर हमने ये तय कर लिया है कि हम अपने हाथों अपनी इकोनॉमी को तबाह करते हैं, और जितनी बैंकिंग ऑलरेडी बैंक्ड हैं उनको भी अनबैंक करते या हैं। फिर दूसरी बात एक ये भी है कि मतलब आप लोग जो हैं एक जबरदस्त स्टेक होल्डर हैं, आप अगर टैक्स नेट ही बढ़ाना है, ये 22 लाख से 25 लाख से इसकी तादाद जो है वो डबल करनी है या 1 करोड़ तक ले जानी है, तो इसके और दूसरे रास्ते भी हो सकते हैं जुबैर मुफ्ती वाला बहुत साहब? सारे रास्ते, बहुत सारे। देखें, यही तो मैं कहता हूँ, अगर आप इसको कुछ और ना करें, जैसे कैरेट एंड स्टिक है, आप दोनों चीजें दें। अगर आप इंसेंटिवाइज जब तक नहीं करेंगे और फिर पेनल्टीज लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आप सिर्फ पेनल्टीज की बात करेंगे कि ये नहीं करोगे तो तुमको लटका दिया जाएगा, इसकी बजाय अगर ये करोगे तो ये इंसेंटिव है, नहीं करोगे तो फिर ये होगा। जब तक आप इज्जत नहीं बढ़ाएंगे, जब तक डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे। आज आप देखिए क्या किया है उन्होंने, 17% और 20% सेल्स टैक्स का रेट है। आप मुझे बताइए 3% क्या है? 3% is a penalty to remain outside the orbit of sales tax. That's what if somebody has opted not to get registered, you have given him the option. The government has provided this option of paying 3% and remaining outside. अब आप क्या कर रहे हैं? नोटिस आ रही है कि नहीं 3% भरा, लेकिन आपको अपना शनाख्ती कार्ड दो। तो शनाख्ती कार्ड अगर देना है तो 3% क्यों भरेंगे? तो ऐसे लॉज जो है ना, उनको आपको, जो आप उन लोगों को डिस्करेज करते हैं, मैं आपको ऐसे लोगों को जानता हूं। 17% बहुत ज्यादा है। अगर जो है आपको क्वांटिटी बढ़ानी है, अगर क्वांटिटी बढ़ानी है, एक और नया काम उन्होंने किया। अब उन्होंने बिजली के बिलों पर जो लोग 25,000 से ज्यादा का बिजली का बिल है, उनको डबल सेल्स टैक्स लगाया है। 17% की जगह पे 34% सेल्स टैक्स है। अब आप मुझे बताएं, ये व्हाट यू आस्किंग देम टू क्लोज डाउन?
या नॉट टू डू बिजनेस इन पाकिस्तान, वो ये कह रहे हैं कि जब तक एनटीएन हमारे इनकम टैक्स में हम रजिस्टर्ड है, ठीक है, 25 ऐसी आइटमें हैं जिनके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं है या वो सेल्स टैक्स अट्रैक्ट नहीं करती। आपने ना देखा ना गाचा, उसके ऊपर आपने बिल पे लगाया, और अभी मेरे पास कोई कितने लोगों के बिल आ गए पड़े हुए जिनके ऊपर 17% एक, 17% दूसरा, बिकॉज योर बिल इज अबव 25,000 रुपीज, तो अब आपके ऊपर 17% की पेनल्टी लगी। ये मतलब ये आप लोगों को बुला रहे हैं, भगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मतलब जितनी हमारी इकोनॉमी है उसको डॉक्यूमेंट करने के बजाय जो है ना, जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लोग अनडॉक्यूमेंटेड ज्यादा हो जाएंगे, चोरी की तरफ जाएंगे बिजली के बिल में। अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे जाएंगे, बहुत अच्छी बात की जुबैर साहब ने, तक आपको इंसेंटिव नहीं मिलेंगे, रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, और आप जो है वो ये परसेंटेज बढ़ाए जा रहे हैं, परसेंटेज कम करके क्वांटिटी बढ़ाएं, आप तो अमाउंट खुद ब खुद बढ़ बिजनेस जाएगा। कम्युनिटी को जो है फैसिलिटेट करें। अगर आप उनसे फैसिलिटीज छीनते रहेंगे तो इवेंचुअली होना ही है कि सारे क्लोज डाउन हो जाने और कोई काम होना नहीं। अब्दुल रशीद साहब, आखिर में आप प्रेसिडेंट हैं साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के, क्या मुतालबा रखना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के जरिए हुकूमत को? मैं चाहता हूँ कि बिहार जो है ना वो आसानी करे कारोबार के लिए, ताकि लोग ज्यादा कारोबार कर सकें, और दूसरा है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बेहतर रखे, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा काम हो सके, हमारे फॉरेनर इजीली आ सकें। जब फॉरेनर आएंगे हमारी जगहों पे आएंगे, हमारी इंडस्ट्री पे आएंगे, तो काम ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, और साइट एसोसिएशन के हवाले से जो साइट का जो सूरत हाल है, इसमें आप मुतमईन हैं जो यहाँ पर काम हो रहा है? ये बहुत बुरा हाल था, अब कुछ स्टार्ट हुआ है, तो उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, मगर फंड की कमी की वजह से काम जो है स्लो हो रहा है। तो काम को तेजी करने के लिए फंड फौरी तौर पे वो मुहैया करे, ताकि हमारा काम ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम बिजनेसमैन यहाँ पर जो मौजूद, सनतकार यहाँ जो मौजूद, जैसे मैंने कहा भी प्रोग्राम के दरमियान में कि आप बहुत अहम लोग हैं, और हुकूमत जो है वो बुनियादी तौर पे जो खड़ी हुई है वो आपके ही कंधों पे खड़ी हुई है। आप ही रोजगार देते हैं, आप ही सबसे बड़ा टैक्स देते हैं पाकिस्तान के अंदर, आप ही की वजह से, और आप पे ही एतमाद करते हुए कर्जे मिलते हैं, तो उसमें आपको किसी भी मामले में ऑन बोर्ड रखना गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा जरूरी है। और खास तौर पे जो हम बात कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन की, जिसकी बात की जा रही है कि चेक नहीं बल्कि डिजिटल ट्रांजैक्शन होगी फ्यूचर के अंदर, उसमें ऑन ग्राउंड जो है आप लोग मौजूद हैं, तो कारोबार कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे रोटेशन ऑफ मनी जो है वो जिंदा रह सकती है, क्योंकि इस हुकूमत के पहले साल में ये भी एक मुश्किल आई थी कि जो रोटेशन ऑफ मनी थी वो नहीं थी, उस तरह से सर्कुलेट नहीं कर पा रही थी। तो कहीं दोबारा हम उसी पोजीशन के अंदर ना पहुंच जाए, तो उसके लिए हम हुकूमत से यही कहेंगे कि इन कारोबारी इजरात को, इन लीडर्स को ऑन बोर्ड लें, इन्हीं के मशवरे से आप बेहतर फैसले कर सकते हैं। रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।